नमस्कार। आज 4 अक्टूबर सुधा अरोरा जी के जन्मदिन में उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। 7वें दशक की चर्चित कथाकार सुधा अरोरा जी की रचनात्मकता सरोकार का हिस्सा है। आप जुड़ती रही हैं मानवता को सहेजते उन कोमल भावनाओं से जो हादसे की तरह गुजरते रहे। अपने लेखन के समग्र में आप महिलाओं की समस्याओं, उनके जीवन से जुड़े हर सूक्ष्म पहलुओं की बारीकियों, उनकी संवेदना, आलाप, आह्वान, घोषणा, पीड़ा को घोषित सत्य के साथ व्यवहारिक आर्द्रता के संयोजन में प्रस्तुत करती रही हैं, जो समाज में स्त्री की भूमिका को बेहतर दर्ज करता, समाज के भीतरी परतों को उद्घाटित करता है। सरलता और सहजता से विस्तार पाती आपकी कहानियों में आइए सुनते हैं महानगर की चुनिंदा कहानियां, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, कहानी संग्रह से ली गई कहानी, जिसमें स्त्री की आंतरिक व्यथा, भावनाओं, संवेदनाओं, कुंठाओं को लेखिका पाठकों के समक्ष लाती है, जिसे फोबिया का नाम दिया गया है। देखते हैं कहानी में नायिका कैसे इस फोबिया से पार पाती है। नमस्कार। सुधा अरोरा जी की कहानी डेजर्ट फोबिया उर्फ समुद्र में रेगिस्तान। दिन, हफ्ते, महीने, साल, लगभग 35 सालों से वे खड़ी थी, खिड़की के आयताकार फ्रेम के 2 हिस्सों में बटे समुद्र के निस्सीम विस्तार के सामने, ऐसे जैसे समुद्र का हिस्सा हो वे। लहराते गहराते समुद्र की उफनती पछाड़ खाती पेनिल लहरों की गतिशीलता के बीच एकमात्र शांत, स्थिर और निश्चल वस्तु की तरह वे मानो कैलेंडर में जड़े एक खूबसूरत लैंडस्केप का अभिन्न हिस्सा बन गई थीं। आंटी, थोड़ी शक्कर चाहिए। दरवाजे की घंटी के बजने के साथ 7-8 साल के 2 बच्चों में से एक ने हाथ का खाली कटोरा आगे कर दिया। बच्चों की आंखों के चुंबकीय आकर्षण से उन्होंने आगे बढ़कर खाली कटोरा लिया, खुद रसोई में जाकर उसे चीनी से भरा और लाकर उन्हें थमा दिया। संभालना, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ एक का गाल थपथपाया और जिज्ञासु निगाहों से देखा, पूछा कुछ नहीं। वहां, बच्चे ने आंटी की मोहक मुस्कान में सवाल पर पड़ोस के फ्लैट की ओर इशारा किया, जो किसी बड़ी कंपनी का गेस्ट हाउस था। वहां अब भी आए हम लोग, दुबई से, विदेशी अंदाज में आ को खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा। पीछे से नाम की पुकार सुन एक ने दूसरे को टोका। लौटते बच्चों की खिलखिलाहट को वे एकटक निहारती रही। एक खिलखिलाहट पलटी। थैंक यू आंटी। उन्होंने स्वीकृति में हाथ उठाया और बेमन से मुड़ गई खिड़की की ओर। उनके पीछे पीछे हवा में थैंक यू आंटी के टुकड़े तिर रहे थे। 30 साल पहले समुद्र ऐसा मटमैला नहीं था। चढ़ती दोपहरी में वह आसमान के हल्के नीले रंग से कुछ ज्यादा नीलापन लिए दिखता, आसमानी नीले रंग से 3 शेड गहरा। लगता जैसे चित्रकार ने समुद्र को आंकने के बाद उसी नीले रंग में सफेद मिलाकर ऊपर के आसमान पर रंगों की कूंची फेर दी हो। आसमान और समुद्र को अलग करती बस एक गहरी नीली लकीर। डूबता सूरज जब उस नीली लकीर को छूने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरता, तो लाल गुलाबी रंगों का तूफान सा उमड़ता और वे सारे काम छोड़कर उठती और कूंची लेकर उस उड़ते अबीर को कैनवस पर उतारती रहती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन।
तस्वीर पूरी होने पर खिड़की के बाहर की तस्वीर का अपनी तस्वीर से मिलान करती और अपनी उंगलियों पर रीझ जाती। उन्हें थाम लेते ऑफिस से लौटे साहब के मजबूत हाथ और उंगलियों पर होते साहब के नम होंठ। 10 साल बाद एक दिन अचानक जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर बच्चे वापस पंचगनी के हॉस्टल लौट गए, उन्हें समुद्र कुछ बदरंग सा नीला लगा, जिसमें जगह जगह नीले रंग के धुंधलाए चकत्ते थे। खिड़की के बाहर दिखाई देता समुद्र पहले से भी ज्यादा विस्तारित था। वैसा ही अछोर विस्तार उन्हें अपने भीतर पसरता महसूस हुआ। उनका मन हुआ कि उस सपाट निर्जन असीम विस्तार पर घर लौटते हुए पक्षियों की एक कतार आंक दे, जिनके उड़ने का अक्स समुद्र की लहरों पर पड़ता हो। उन्होंने पुराने सामान के जखीरे से कैनवस और कूंची निकाली, पर कैनवस सख्त और खुरदुरा हो चुका था और कूंची के बाल सूख कर अकड़ गए थे। वे बार बार खिड़की के बाहर की तस्वीर को बदलने की कोशिश करती, पर उस कोशिश को हर बार नाकाम करता हुआ समुद्र फिर भी समुद्र था, जिद्दी, भयावह, खिलंदड़े समुद्र के किनारे किनारे कुछ औरतें पैम में बच्चों को घुमा रही थी। एक युवा लड़की की कमर में बंधे पट्टे के साथ बच्चे का कैरियर नत्थी था, जिसमें बच्चा बंदरिये के बच्चे की तरह मां की छाती से चिपका था। मुझे अपना बच्चा चाहिए। साहब की बाहों के घेरे को हथेलियों से कसते हुए उनके मुंह से कराह सा वाक्य फिसल पड़ा। साहब के हाथ झटके से अलग हुए और बाएं हाथ की तर्जनी को उठाकर उन्होंने बरज दिया। फिर कभी मत कहना, ये तीनों तुम्हारे अपने नहीं है क्या? साहब ने कार्निस पर रखी बच्चों की तस्वीर उठा ली। फ्रेम में जड़ी हुई तीनों बच्चों की हंसी के साथ साहब की तर्जनी की हीरे की अंगूठी की चमक इतनी तेज थी कि वह कह नहीं पाई कि उनका बचपन कहाँ देखा उन्होंने। वे तो जब ब्याह कर इस घर में आई तो 10, 8 और 6 साल के तीनों बेटों ने अपनी छोटी माँ का स्वागत किया था और वे दहलीज लांघते ही एकाएक बड़ी हो गई थी। वह अपने 10वें माले के फ्लैट की ऊंचाई से सबको तब तक देखती रहीं जब तक समुद्र की पछाड़ खाती लहरें उफन उफन कर जमीन से एकाकार नहीं हो गई। सब कुछ गड्डमड होकर धुआं धुआं सा धुंधला हो गया। न जाने कब वह खिलंदड़ा समुद्र एकाकी और हताश रेगिस्तान में बदल गया। वे खिड़की पर खड़ी होती तो उन्हें लगता उनकी आंखों के सामने हिलोरे लेता समुद्र नहीं, दूर दूर तक फैला खुश्क रेगिस्तान है। यहाँ तक कि वे अपनी पनियाई आंखों से रेत की किरकिरी महसूस करती वहां से हट जाती। तुम्हें डेजर्ट फोबिया हो गया है, साहब हंसते हुए कहते। इसका इलाज होना चाहिए। साहब को अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वह उनका अतीत बन गए। पीछे छोड़ गए बेशुमार जायदाद और 3 जवान बेटे। उतने ही अचानक उन्होंने अपने को कोर्ट कचहरी के मुकदमों और कानून से घिरा पाया। तीनों बेटों के घेरने पर उन्होंने कहा कि उन्हें साहब की जमा पूंजी, फार्म हाउस और बैंक बैलेंस
नहीं चाहिए, सिर्फ यह घर उनसे न छीना जाए। उन्हें लगा उनके जीने के लिए यह रेगिस्तान बहुत जरूरी है। घर उन्हें मिला पर बच्चे छिन गए। तीनों बेटे अब विदेश में थे और जमीन जायदाद की देख रेख करने साल 6 माही आ जाते थे, पर आकर छोटी माँ के दरवाजे पर दस्तक देना अब उनके लिए जरूरी नहीं रह गया था। उन्हें पता ही नहीं चला कब वह धीरे धीरे खिड़की के चौकोर फ्रेम में जड़े लैंडस्केप का हिस्सा बन गई। आंटी, हम लोग आज चले जाएंगे वापस दुबई। वैसे ही आँख को खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा। हमारे ग्रैंडपा मतलब नाना हमें लेने आए हैं, चलिए हमारे साथ, उनसे मिलिए। बच्चों ने दोनों ओर की उनकी उंगलियां थामी और उनके मना करने के बावजूद उन्हें गेस्ट हाउस की ओर ले चले। इन 4 दिनों में बच्चे उनके इर्द गिर्द बने रहे थे। सोफे पर एक अधेड़ सज्जन बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही हड़बड़ाकर उठे और हाथ जोड़कर बोल पड़े। बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आंटी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है, आंटी की खिड़की से इतना अच्छा व्यू दिखता है। बोलते बोलते वह रुके, चश्मा नाक पर दबाया और आंखें 2-3 बार झपका कर बोले, अगर मैं गलत नहीं तो आर यू छवि? छवि छवि छवि, जैसे किसी दुर्घटना में इंद्रियां संज्ञाहीन हो जाए। वे जहां थीं वहां खड़ी जैसे सचमुच बुद्ध बन गई। हाँ, पर आप? बोलते हुए उन्हें अपनी आवाज किसी कुएं के भीतर से गूंजकर बाहर आती लगी। नहीं पहचाना ना? मैं महेश, कॉलेज में तुम्हारा मजनू नंबर 1। कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। तुम भी अब नानी दादी बन गई होगी, पोते पोतियों वाली। अपने साहब से मिलवाओ। उन्होंने आंखें झुकाई और सिर हिला दिया। वे नहीं रहे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। उनके स्वर में क्षमा याचना थी। कुछ सेकंड के लिए समय वहीं थम गया, फिर सहसा जैसे वह अपने में लौटी। चलती हूं। वे रुकी नहीं, घर की ओर मुड़ गई। पीछे से छोटे बच्चे ने उनका पल्लू थामा। आंटी, आंटी। वे मुड़ी। बच्चे ने एक पल उनकी सूनी आंखों में झांका, फिर पुचकारता हुआ धीरे से बोला, आंटी, यू आर एन एंजल। वे मुस्कुराईं, पसीजी हथेलियों से गाल थपथपाया, फिर घुटने मोड़कर नीचे बैठ गईं। उसका माथा चूमा, थैंक यू, और घर की ओर कदम बढ़ाए। कांपते हाथों से उन्होंने चाबी घुमाई। दरवाजा खुला। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के कोनों पर लिखा उनका छोटा सा नाम वहां से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। कमरे के बीचों बीच वह नाम जैसे उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। वे हुलस कर उससे मिली और ढह गई, जैसे बरसों पहले बिछड़े दोस्त से गले मिली हों। खिड़की के बाहर रेगिस्तान धीरे धीरे हिलोरे लेने लगा था और फिर न जाने कैसे खिड़की के बाहर हिलोरे लेता रेगिस्तान उमड़ते समुद्र की तरह बेरोक-टोक कमरे में चला आया और सारे बांध तोड़कर उफनता हुआ उनकी आंखों के रास्ते बह निकला। ये थी कहानी सुधा अरोरा जी की।
शीर्षक था डेजर्ट फोबिया उर्फ समुद्र में रेगिस्तान। धन्यवाद।